डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th इकोनॉमिक्स का जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट इज क्वांटिटी डिमांडेड ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लॉ ऑफ डिमांड जो है एक्सप्लेन करता है इनवर्स रिलेशनशिप यानी नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान ओवर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यानी लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि किस तरह से, यानी ये एक्सप्लेन करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एक कमोडिटी की अपनी प्राइस और उसकी क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, यानी इस लॉ में हमें एक और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो या एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमें जहन में रखनी है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, जो दूसरे फैक्टर्स अब कमोडिटी की अपनी प्राइस के अलावा जो फैक्टर्स डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं, हमें एज्यूम करना है उनको कि वो कांस्टेंट हैं, वो फिक्स्ड है, वो सेम रहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती है। यानी जो फैक्टर्स हमने पढ़े थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, वहाँ पर हमने पढ़ा था टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर, पॉपुलेशन साइज, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, वो चीज़ें हमें लेनी है कि वो चीज़ें सेम रहती है, कांस्टेंट रहती हैं, तब ही लॉ ऑफ डिमांड जो है इट विल होल्ड ट्रू और इट विल यानी अप्लाई टू दिस सिचुएशन, और it will be valid only when we assume that other factors are remaining constant. According to this law other things remaining same, यानी कि जो बाकी फैक्टर्स डिमांड को इफेक्ट करते हैं हमें एज्यूम करना है कि वो फैक्टर सेम रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। क्वांटिटी डिमांडेड वेरीज इनवर्सली विद द चेंज इन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड जो एक कमोडिटी की होती हैं वो इनवर्सली वेरी हो जाती है विद द चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, अपनी कमोडिटी की प्राइस के मुकाबले में वो यानी इनवर्सली चेंज हो जाती है। उसका मतलब है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड एक्सपेंड हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, विद द राइज विद द इंक्रीज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी डिमांड कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी अगर इन प्राइस इन राइज हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है कमोडिटी की अपनी प्राइस, तो डिमांड जो है उसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी, कम हो जाएगी। एंड विथ फॉल इन प्राइस, अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस फॉल हो जाती है तो डिमांड विल एक्सपेंड, तो डिमांड जो है वो एक्सपेंड हो जाएगी, तो उससे डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है इट विल वेरी इनवर्सली विद द चेंज इन प्राइस, यानी जिस डायरेक्शन में प्राइस जाएगी उसकी अपोजिट डायरेक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड जाएगी। यानी अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। Definition of the law of demand. Law of demand states that the amount demanded of a good rises with a fall in price and falls with a rise in price. Law of demand कहता है कि the amount demanded of a good, एक commodity की जो quantity demanded है वो rise हो जाएगी with the fall in its price, with the fall in its price, with the fall in price, अगर उसकी प्राइस फॉल हो जाती है तो quantity demanded जो है that will rise, and falls means कि the amount demanded of a good will fall, that the amount demanded of a good falls with a rise in price, अगर कमोडिटी की प्राइस राइज हो जाती है तो उसे उसकी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो फॉल हो जाएगी। It should be noted that the law of demand is only a qualitative statement and not a quantitative statement. हाँ, यहाँ पर ये एक important point यहाँ पर आया है कि law of demand जो है it is only a qualitative statement and not a quantitative statement। इसको समझने की यहाँ पर ज़रूरत है। law of demand हमें सिर्फ यह कहता है कि अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, और अगर प्राइस अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, डिक्रीज। अगर प्राइस डिक्रीज हो जाती है तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये एक सिर्फ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। यहाँ पर ये लॉ ऑफ डिमांड ये नहीं कहता है कि कितने अमाउंट से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी या कितने अमाउंट से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। इट ओनली इंडिकेट्स द डायरेक्शन इन विच डिमांड विल चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन प्राइस। ये हमें सिर्फ दिखाता है डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में क्वांटिटी डिमांडेड जाएगा अगर कमोडिटी की अपनी प्राइस चेंज हो जाती है एज अ रिजल्ट ऑफ द चेंज इन इट्स प्राइस।
इट सेज नथिंग अबाउट द क्वांटिटी ऑफ चेंज इन डिमांड विद द चेंज इन प्राइस। ये क्वांटिटी ऑफ चेंज जो डिमांड में हो जाएगी विद द चेंज इन प्राइस, उसके बारे में ये कुछ नहीं कहता है। इट एक्सप्लेन्स ओनली द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। ये सिर्फ एक्सप्लेन करता है इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और प्राइस और डिमांड के दरमियान सिर्फ ये इनवर्स रिलेशनशिप दिखाता है, यानी नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है। अगर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाएगी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, नेगेटिव रिलेशनशिप दिखाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स from 100 to 60 per kg, then with the help of this it would be said that demand for X will go up from 1 to 3 units। यानी अगर प्राइस एक्स की फॉल हो जाती है फ्रॉम 100 टू 60 के, फ्रॉम 100 रुपीज़ पर केजी टू 160 रुपीज़ पर केजी, ये तो इसकी वजह से फिर जो हम कह सकते हैं कि डिमांड एक कमोडिटी की जो है हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी फ्रॉम 1 यूनिट टू, फ्रॉम 1 केजी टू 3 केजीज, और फ्रॉम 1 यूनिट टू 3 यूनिट्स। However, it should also be noted that it is not necessary that demand will change in the same proportion to which in which the price does। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, वो ये कि ये ज़रूरी नहीं है कि डिमांड उसी प्रपोर्शन से चेंज हो जिस प्रपोर्शन से प्राइस चेंज हुई है। सपोज फॉर एग्जाम्पल, प्राइस में 50% चेंज आया है, ये ज़रूरी नहीं है कि डिमांड भी 50% से चेंज हो जाएगी। अगर प्राइस में 10% चेंज आई है तो ये ज़रूरी नहीं है कि डिमांड में भी 10% चेंज आ जाएगी। तो लॉ ऑफ डिमांड जो है सिर्फ एक डायरेक्शन दिखाता है कि किस डायरेक्शन में डिमांड जाएगी। ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, तो जिसमें हम ये नहीं देख सकते कि कितनी क्वांटिटी डिमांडेड किस अमाउंट से चेंज हो जाएगी। वो कंसेप्ट हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ with table and diagram। Explanation of the law of demand with table and diagram। The law of demand is made clear with the help of the following table। तो इस टेबल के जरिए से हम लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोज फॉर यहाँ पर हमने एप्पल्स लिए हैं, प्राइस ऑफ एप्पल्स पर केजी, तो उनकी फिर डिमांड देखी है एट डिफरेंट प्राइस लेवल्स। Price of apples per kg rupees 100 when the price of apple is rupees 100 per kg. Demand for apple is only 1 kg. When the price falls from 100 to 80, demand rises from 1 to 2 kgs. When the price further declines from 80 to 60, quantity demanded for apples increases from 2 to 3. When the price further declines to 40, quantity demanded rises to 4. When price reaches to 20 or falls to 20 per kg, then the demand for apples increases from 4 to 5। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी। एज द प्राइस गोज डाउन, क्वांटिटी डिमांडेड गोज अप। अब आप इसको रिवर्स में भी देख सकते हैं। व्हेन द प्राइस वाज 20, क्वांटिटी डिमांडेड वाज 5। व्हेन द प्राइस राइजेस फ्रॉम 20 to 40, क्वांटिटी डिमांडेड गोज टू 4, डिक्लाइन्स टू 4। व्हेन द प्राइस फर्दर राइजेस टू फ्रॉम 40 to 60, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्लाइन्स फ्रॉम 4 to 3 kgs। और इसी तरह से जब प्राइस 100 हो जाती है तो उस वक्त क्वांटिटी डिमांडेड 1 kg ही रह जाती है। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। अब इसी को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है टेबल 3 में, टेबल 3.3 में, यानी टेबल 3.3 में इसको यहाँ पर दिया गया है शेड्यूल ये, और इसी को एक्सप्लेन किया है फिर डायग्राम में फिगर 3.3 में। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिमांड फॉर एप्पल इज शोन ऑन एक्स एक्सिस, जैसे कि ट्रेडिशनली हम देखते हैं, यानी कन्वेंशनली हम ये देखते हैं, यानी ट्रेडिशनली हम इसको नहीं कह सकते, कन्वेंशनली हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे हम डिमांड दिखाते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी, एंड वाई एक्सिस पर हम प्राइस दिखाते हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि व्हेन द प्राइस इज रुपीज़ 80 पर के, व्हेन द प्राइस इज रुपीज़ 100 पर केजी, quantity demanded is only 1 kg। when the price falls to rupees 60 per kg, quantity demanded is 3। और इसी तरह से when the price falls to 20 per kg, quantity demanded rises to 5। और इसके रिवर्स में भी वाइस वर्सा भी आप देख सकते हैं। when the price is rupees 20 per kg, quantity demanded is 5। when the price rises to 60, quantity demanded falls from 5 to 3 kgs। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं। Table 3.3 shows that with the fall in the price of apples, demand extends and vice versa। और ये जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया, the law can be explained with the help of above diagram, ये हमने यहाँ पर किया। अब हम देखते हैं assumptions of the law। तो इसके फिर हमने ये डिमांड करो ड्रा की, thus we derive the demand करो dd which slopes downwards from left to right। it simply means that more of apples will be demanded at lower price and vice versa। तो ये जो डिमांड करो हमारी है डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड करो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट dd करो, it shows that more will be demanded at lower prices and vice versa, which means that less will be demanded at higher prices and more will be demanded at lower prices। Assumptions of the law of demand। The law of demand is based upon the following assumptions। लॉ ऑफ डिमांड जो है इट इज़ बेस्ड अपॉन सर्टेन एजम्पशंस, जो हम चीज़ें एज्यूम करते हैं पहले, या कुछ पहले ही चीज़ें जो हम कांस्टेंट लेते हैं।
income of the consumers remains constant. It is a very important assumption that income of the consumer should remain constant. It should not change. There is no change in the tastes and preferences of the consumer. There should be no change in the tastes and preferences of the consumer. No change in the prices of related goods. Prices of related goods में कोई change नहीं होनी चाहिए. Commodity in demand is a normal good. तो commodity जो है it should be a normal good. There is no exception of change in price of the good in future. There is no expectation of change. There is no expectation of change in price of the good in future. तो ये कुछ assumptions थी जो हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में लास्ट टाइम पढ़ा था. ये चीज़ें हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं. यानी देयर इज़ नो एक्सपेक्टेशन. ये हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए कि कमोडिटी की प्राइस जो है नियर फ्यूचर में चेंज हो जाएगी. तो ये भी एक कमोडिटी इन डिमांड इज़ अ नॉर्मल गुड. ये नॉर्मल कमोडिटी होनी चाहिए, इन्फीरियर कमोडिटी नहीं होनी चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा था लास्ट टाइम. नो चेंज इन प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स. सबस्टिट्यूट्स और कंप्लीमेंट्स में कोई उनकी प्राइसेस में कोई चेंज नहीं होनी चाहिए. कंज्यूमर के टेस्ट्स एंड परफॉर्मेंस सेम रहने चाहिए. इनकम ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट. इनकम को जो कंज्यूमर की वो सेम रहनी चाहिए. व्हाई डज द डिमांड करू स्लोप डाउनवर्ड्स, और व्हाई इज देयर एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. क्वांटिटी, ये जो डिमांड करू है ये इसका नेगेटिव स्लोप क्यों होता है. व्हाई डज इट स्लोप डाउनवर्ड्स, ये डाउनवर्ड स्लोप क्यों हो जाती है. और यहाँ पर इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस और डिमांड क्यों है. ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डिमांड करू इज दैट इट हैज नेगेटिव स्लोप और स्लोप इज डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एक कैरेक्टरिस्टिक, एक इंपॉर्टेंट फीचर डिमांड करू का है वो ये है कि इट हैज़ अ नेगेटिव स्लोप. इसका स्लोप जो है नेगेटिव होता है और स्लोप इज डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ये डाउनवर्ड स्लोप करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. इन अदर वर्ड्स पीपल बाई मोर एट अ लोअर प्राइस और वाइस वर्सा. इसका मतलब होता है कि लोग, ये जो इंडिविजुअल्स जो हैं या कस्टमर्स जो हैं या कंज्यूमर्स जो हैं, दे विल बाई मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइसेस एंड लेस क्वांटिटीज एट हायर प्राइसेस. वाइस वर्सा का यही मतलब है. लेस क्वांटिटीज एट हायर प्राइसेस एंड मोर क्वांटिटीज एट लोअर प्राइसेस. वाई इज इट सो और वाई द लॉ ऑफ डिमांड ऑपरेट्स, इट इज एक्सप्लेन्ड बिलो. तो यहाँ पर ये एक्सप्लेन हम करते हैं. कॉजेज ऑफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ डिमांड करूँ. Following the main causes responsible for the downward sloping nature of demand करो. Following are the main causes responsible for the downward sloping nature of demand करो. ये जो यहाँ पर causes कुछ दिए हुए हैं, ये main causes हैं डिमांड करो के डाउनवर्ड स्लोप होने में. यानी डिमांड करो क्यों होती है डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसके लिए जो मेन कॉजेज रिस्पॉन्सिबल हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं. लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. The law of demand is based upon the law of diminishing marginal utility. Law of demand जो है it is based upon the law of diminishing marginal utility. यानी diminishing marginal utility जैसे कि हमने पहले ही पढ़ा है इसको, इसका मतलब होता है कि as we consume more and more units of a particular commodity, as we consume more and more units of a particular commodity, the marginal utility or the additional utility derived from every additional unit of the commodity goes on declining. इसका मतलब ये है कि जब हम एक कमोडिटी के डिफरेंट यूनिट्स या ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, तो जो एडिशनल यूटिलिटी हमें हर एक यूनिट से मिलती हैं, इट विल कंटिन्यूसली गो ऑन डिक्लाइनिंग. इट विल कंटिन्यूसली गो ऑन डिक्लाइनिंग. सपोज फॉर एग्जांपल, अगर हम इस वक्त एक कंज्यूमर को एक चॉकलेट देंगे, तो पहला चॉकलेट जो उसको टेस्ट देगा या सेटिस्फेक्शन देगा, इट विल बी हाई. फिर उसके बाद हम फौरन उसको उसी वक्त एक और चॉकलेट देंगे, टाइम गैप के बगैर, बल्कि पूरा एक चॉकलेट हम उसको देंगे, उसमें टाइम गैप नहीं होनी चाहिए. यानी उसी वक्त हम उसको, जब उसने एक चॉकलेट फिनिश किया तो दूसरा हम देंगे, वही सेम क्वालिटी का चॉकलेट होगा. तो दूसरा चॉकलेट जो उसको सेटिस्फेक्शन देगा, इट विल बी लोअर देन द फर्स्ट चॉकलेट. जो उसको फर्स्ट चॉकलेट ने सेटिस्फेक्शन दी, सेकंड चॉकलेट उससे थोड़ा कम उसको सेटिस्फेक्शन देगा. उसके बाद हम उसको थर्ड चॉकलेट इसी वक्त देंगे, तो थर्ड चॉकलेट जो होगा उसकी सेटिस्फेक्शन उससे कम हो जाएगी सेकंड चॉकलेट से. फोर्थ जब हम उसको देंगे तो उसकी सेटिस्फेक्शन थर्ड से कम होगी. यानी जो वो एडिशनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव करेगा फोर्थ चॉकलेट से, इट विल बी लोअर देन द थर्ड चॉकलेट. जो फिफ्थ चॉकलेट हम उसको देंगे, इट इज मार्जिनल यूटिलिटी विल बी स्टिल लेस देन द फोर्थ चॉकलेट. और जब हम उसको सिक्स्थ चॉकलेट देंगे, अब हो सकता है कि he will reach the satiation point. यानी जब वो अब फुली सेटिस्फाइड है, अब वो और कुछ कंज्यूम नहीं करना चाहते हैं, उसके बाद अगर हम उसको कुछ देंगे तो हो सकता है उसको अब नेगेटिव एक्सपीरियंस हो जाए, उसको वोमिटिंग हो सकती है, वो बीमार हो सकता है. तो इसको हम कहते हैं कि नेगेटिव, इसको हम कहते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. जब हम एक कमोडिटी के सक्सेसिव यूनिट्स यानी कंटिन्यूसली उसके एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, तो हर एक एडिशनल यूनिट जो होता है वो हमें लेस एंड लेस मार्जिनल यूटिलिटी प्रोवाइड करता है.
We know that marginal utility curve has a negative slope. Therefore, the demand curve being based upon marginal utility curve also has a negative slope. क्योंकि law of demand जो है it is based upon the law of diminishing marginal utility, तो हमें ये भी पता है कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है उसका नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि हर एक एडिशनल यूनिट की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है इट विल बी डिक्लाइनिंग। देयरफॉर द डिमांड कर्व जो है, जो उस जिसकी बुनियाद है, जिसकी बेस मार्जिनल यूटिलिटी कर्व पर है, तो उसका भी स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ही होगा। क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व का स्लोप नेगेटिव है और डिमांड कर्व जो है इट इज बेस्ड अपॉन द मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, तो उसका स्लोप भी नेगेटिव ही होगा। इट इज देयरफॉर क्लेम्ड दैट मार्जिनल यूटिलिटी कर्व एंड डिमांड कर्व आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। इसलिए हम कहते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी कर्व और डिमांड कर्व जो है दीज आर identical to each other. When a consumer buys more and more units of a commodity, the marginal utility of it progressively declines. जब एक कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स एक कमोडिटी के खरीदता है, परचेज करता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी जो हर एक एडिशनल यूनिट उसको प्रोवाइड करता है, इट विल प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन। इट प्रोग्रेसिवली डिक्लाइंस। हर एक यूनिट के साथ उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है इट विल डिक्लाइन। देयरफॉर ए कंज्यूमर विल बाई एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी ओनली व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स। तो एक कंज्यूमर जो है एडिशनल यूनिट्स एक कमोडिटी के उसी वक्त खरीदेगा जब उसकी प्राइस क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। चेंज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। When the price of a commodity falls, its consumption spreads to more and more. Its consumption spreads to more and more consumers. Change in the number of consumers. When the price of a commodity falls, जब एक commodity की price fall हो जाती है, तो उसकी जो कंजम्पशन है वो दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। नहीं नहीं, अब लोग जो उससे पहले जब उसकी प्राइस हाई थी, जो उससे पहले इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे, अब जब कमोडिटी की प्राइस फॉल हो जाती है, अब नए कंज्यूमर्स भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, अब वो भी इसको परचेज करने लगते हैं। देयरफॉर द नंबर ऑफ इट्स कंज्यूमर्स एक्सपेंड्स एंड इट्स डिमांड राइजेस। तो उससे उसके कंज्यूमर्स जो है एक्सपेंड हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और उसकी डिमांड क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। Similarly, when price rises, the commodity gets out of the reach of such some consumers. और इसके बरक्स जब कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, तो कमोडिटी जो है गेट्स आउट ऑफ द रीच ऑफ सम कंज्यूमर, तो ये कुछ कंज्यूमर्स के आउट ऑफ रीच हो जाती है। इसका मतलब है ये कि आउट ऑफ रीच हो जाना, उनके जो परचेजिंग पावर जो उनका होता है उसके बाहर हो जाता है, यानी उसके आउट ऑफ रीच हो जाता है। उनका उतना परचेजिंग पावर नहीं है कि वो हायर प्राइसेस पे इस चीज़ को खरीद सकें। हैंस इट इज डिमांड फॉल्स, तो उस वक्त उसकी डिमांड जो है फॉल हो जाती है। यानी जब ये कमोडिटी की प्राइस राइज हो जाती है, तो कुछ कम कंज्यूमर्स के ये कुछ कंज्यूमर्स फिर इसको खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि उनका उतना परचेजिंग पावर नहीं होता। इसी को हम कहते हैं कि इट गेट्स आउट ऑफ रीच ऑफ सम कंज्यूमर्स, तो कि उनका उतना परचेजिंग पावर नहीं होता है, तो उससे उनकी उस कमोडिटी की जो डिमांड है वो फॉल हो जाती है। इनकम इफेक्ट। A change in the price of a commodity affects consumers' real income. अगर एक कमोडिटी की जो प्राइस है उस यानी कमोडिटी की जो प्राइस है उसमें अगर कोई तब्दीली आती है, तो उससे एक कंज्यूमर की इनकम भी इफेक्ट उसकी तो उससे कंज्यूमर की इनकम, रियल इनकम भी इफेक्ट हो जाती है। ए चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इफेक्ट्स कंज्यूमर्स रियल इनकम। कमोडिटी की प्राइस में जो चेंज आ जाती है उससे कंज्यूमर की रियल इनकम भी इफेक्ट हो जाती है। यानी जब एक कमोडिटी की प्राइस चेंज हुई, चाहे ये प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो, उससे कंज्यूमर का जो रियल इनकम होती है, या जिसको हम कहते हैं कि उसकी इनकम का जो परचेजिंग पावर होता है वो भी इफेक्ट हो जाता है। अगर जो उसकी इनकम सेम रहती है, मगर उस कमोडिटी की जो परचेजिंग पावर होती है, परचेजिंग कैपेसिटी होती है, वो चेंज हो जाती है। व्हेन प्राइस फॉल्स ही विल बी एबल टू बाई मोर गुड्स विद द सेम इनकम। इट मीन्स रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेज। जब कमोडिटीज़ की प्राइसेस फॉल हो जाती है, जब गुड्स की प्राइस फॉल हो जाती है, तो उससे कंज्यूमर जो है उसकी इनकम तो सेम रहती है, वो हम एज्यूम करते हैं कि इनकम उसकी सेम रहती है, मगर गुड्स की प्राइस फॉल हो गई है, तो उससे क्या हो जाएगा कि कंज्यूमर जो है वो अब उसी इनकम से, अब अपनी जो उसकी फिक्स्ड इनकम है उससे वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है। प्राइस तो फॉल हो गई, अब जिस चीज़ की प्राइस इससे पहले 100 रुपये थी, अब उसी चीज़ की प्राइस 60 रुपीज़ हो गई। अब कंज्यूमर वो चीज़ भी खरीद सकता है और उसके पास इसके अलावा 40 रुपीज़ भी बच जाते हैं। अब वो ज़्यादा चीज़ें खरीद सकता है इस इनकम से। तो इसका मतलब होता है कि उसकी जो रियल इनकम है वो राइज हो हुई है। यानी कमोडिटी जो उस इससे पहले 100 रुपये की थी, अब वही कमोडिटी उसको 60 रुपीज़ में मिल रही है। तो उससे क्या हुआ, अब वो चीज़ भी खरीद सकता है, वो वही चीज़ 60 रुपीज़ में ही, और उसके साथ साथ उसको 40 रुपीज़ सेव भी हो रहे हैं। उन 40 रुपीज़ से वो कोई और चीज़ खरीद सकता है, या इसी कमोडिटी के कोई और यूनिट भी खरीद सकता है। इट मीन्स रियल इनकम ऑफ द कंज्यूमर राइजेस। अब ये जो कंज्यूमर है उसकी जो रियल इनकम है, यानी उसका जो परचेजिंग पावर है उसकी इनकम का, उसकी इनकम जो थी उसका जो परचेजिंग पावर था
परचेजिंग कैपेसिटी थी वो इंक्रीज हुई, दिस विल इंड्यूस हिम टू बाई मोर ऑफ दिस कमोडिटी, उससे उसकी जो ये जो कंज्यूमर होता है, दिस प्राइस डिक्लाइन विल इंड्यूस हिम टू बाई मोर ऑफ दिस कमोडिटी, उससे उस ये इंड्यूस हो जाएगा, ही विल बी एनकरेज टू बाई मोर ऑफ दिस कमोडिटी, जिसकी प्राइस फॉल हुई है, अब वो कमोडिटी उसके लिए यानी चीप बन गई है, इनएक्सपेंसिव है, तो वो उस कमोडिटी की अब ज़्यादा यूनिट्स परचेज करेगा। इससे पहले एक 100 रुपये में उसको 1 यूनिट मिलता था, अब वही यूनिट उसको 60 रुपीज़ में मिलता है, अब उसको 2 यूनिट्स 120 रुपीज़ में ही मिलेंगे, तो दिस कंज्यूमर विल बी इंड्यूस्ड टू बाई मोर यूनिट्स ऑफ दिस कमोडिटी, दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट, इसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, यानी उसकी इनकम जो इंक्रीज हुई है इन रियल टर्म्स, यानी परचेजिंग पावर उसका इनकम का इंक्रीज हुआ है, यानी उसकी इनकम का परचेजिंग पावर इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम कहते हैं इनकम इफेक्ट, जो उसको इंड्यूस करता है कि वो ज़्यादा परचेज करे एक कमोडिटी की, इस यूनिट्स को ज़्यादा यूनिट्स को परचेज करे। सबस्टिट्यूशन इफेक्ट, ड्यू टू सबस्टिट्यूशन इफेक्ट, due to substitution effect also, demand curve slopes downwards from left to right. When the price of a commodity falls, price of its substitutes remaining constant, the consumer will buy more of that commodity in place of the other. ड्यू टू सबस्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है, इससे भी डिमांड करो जो है वो डाउनवर्ड स्लोप होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जब एक कमोडिटी की अपनी प्राइस फॉल हो जाती है, उस कमोडिटी के जो सबस्टिट्यूट्स हैं उनकी प्राइस कांस्टेंट रहती है। सपोज फॉर एग्जांपल टी जो है उसकी प्राइस, नमकीन टी जो हम यहाँ पर कश्मीर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उसकी प्राइस जब फॉल हो जाती है, इस टी के जो सबस्टिट्यूट्स हैं जैसे कि लिप्टन टी है, हम नमकीन टी की प्राइस ये लेते हैं कि उसकी प्राइस फॉल हो गई है, लिप्टन टी जो है या कॉफ़ी जो है उसकी प्राइस सेम रहती है, द कंज्यूमर विल बाई मोर ऑफ दैट कमोडिटी इन प्लेस ऑफ द अदर। चूँकि अब जो नमकीन टी थी वो सस्ती हो गई है, वो चीप बन गई है एज़ कम्पेयर टू लिप्टन टी जिसकी प्राइस हाई है, जिसकी प्राइस डिक्रीज नहीं हुई है, अब कंज्यूमर क्या करेगा, वो ज़्यादा नमकीन टी खरीदेगा। या इसका वाइस वर्सा भी हम देख सकते हैं, अगर नमकीन टी की प्राइस सेम रहती है, लिप्टन टी की प्राइस बहुत ज़्यादा गिर गई है, तो कंज्यूमर के लिए अब ज़्यादा अट्रैक्टिव बन जाएगी लिप्टन टी, क्योंकि उसकी प्राइस कम हो गई है, अब वो ज़्यादा यूनिट उसके खरीदेगा लिप्टन टी के, वो सब्स्टिट्यूट करेगा लिप्टन टी को इन प्लेस ऑफ नमकीन टी, यानी वो ज़्यादा यूनिट्स खरीदेगा लिप्टन टी के एज कम्पेयर टू दिस सॉल्टेड टी, तो कंज्यूमर विल बाई मोर ऑफ दैट कमोडिटी इन प्लेस ऑफ द अदर, तो कंज्यूमर उस कमोडिटी के ज़्यादा यूनिट्स खरीदेगा जिसकी प्राइस गिर गई है एज कम्पेयर टू दोज कमोडिटी जिनकी प्राइस सेम रह गई है। दस विद द फॉल इन प्राइस डिमांड विल इंक्रीज ड्यू टू फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तो जो प्राइस में ये फॉल आया है, प्राइस में जो डिक्लाइन आया है, इसकी वजह से डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी ड्यू टू फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, क्योंकि फेवरेबल सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यहाँ पर है तो उससे डिमांड जो है इंक्रीज हो जाएगी। हेंस ड्यू टू द cumulative effect of all the above factors, the demand curve slopes downwards from left to right, तो इसकी वजह से इन सब इफेक्ट्स की वजह से, ये जो कम्युलेटिव इफेक्ट इन फैक्टर्स का होता है, तो उनकी वजह से डिमांड करूँ जो है इट विल स्लोप डाउनवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अब हम देखते हैं कि एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये अब इंशाल्लाह हम कल देखते हैं एक्सेप्शंस और लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, ये नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं।